बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की सबसे बड़ी ख़बर जो कि मुख्तलिफ़ अखबारात में हेडलाइंस के तौर पे शायद सुर्खी के तौर पर शाया हुई है, वो चीनी के बहरान के हवाले से है, जिसमें हुकूमत पंजाब की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेक्रेटरी खुराक ज़मान वटू ने कोई ब्रीफिंग दी है और वहाँ पर उनको अहकामात जो मिले उन पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इससे पहले उस रिपोर्ट की तरफ जाना चाह रहा हूँ जो हुकूमत को पेश की गई। उसमें ये कहा गया कि ये चीनी का जो बहरान है और उसकी कीमतें जो बढ़ती चली जा रही हैं, इसकी ज़िम्मेदार लाहौर हाई कोर्ट है और लाहौर हाई कोर्ट के दो जज साहिबान हैं जिनका बाकायदा तौर पे नाम लिया गया। दोनों ही बड़े मारूफ और ख़ास तौर पे जस्टिस शाहिद करीम की जब हम बात करते हैं तो मफाद आमा की रिटों के हवाले से और उस पर फैसलों के हवाले से उनका नाम बहुत ज़्यादा मोहतरम है, बहुत ज़्यादा लिया जाता है। उसके साथ ही दूसरा नाम जो है जस्टिस अनवार हुसैन का लिया गया है, जिन्होंने कल भी इस हुक्म इम्तनाही में तोसी की और उस तोसी के बाद इस रिपोर्ट को सामने लाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये हुक्म इम्तनाही ख़त्म ना हुए तो चीनी का बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है, क्योंकि शुगर मिल्स ने, ब्रोकर्स ने, डीलर्स ने आपस में कार्टल बना रखा है। ये सब आपस में मिले में हैं। इन्होंने चीनी जो है शुगर मिलों की वहीं पर ही अंदर पड़े पड़े फ़रोख्त कर दी जाती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में बिकती है। इसमें आप अच्छे अल्फाज में कहें तो इन्वेस्टर्स सामने आते हैं, वो रुपया इन्वेस्ट करते हैं, चीनी को ख़रीदते हैं और उसमें अपना मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अगर आप इसको हकीकी टर्म में बात करें तो ये इन्वेस्टर कम होते हैं, ये सट्टेबाज ज़्यादा होते हैं, ये सट्टाबाजी करते हैं, ये बैठे बैठे चीज़ों की कीमतों को बढ़ाते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ में शुगर मिल्स के अंदर ही चीनी बिकती रहती है और फिर उसका रेट आगे से आगे चलता रहता है। जो रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक चीनी जो है 40 रुपये 1.4 मिलियन मेट्रिक टन चीनी 40 रुपये इजाफी कीमत पर फ़रोख्त की गई और 56 अरब रुपये अवाम की जेब से इसके नतीजे में निकाल लिए गए। अब इस पर बहुत सारी बहस हो रही है। अभी तो बाकी चीज़ें तो हुकूमत बाद में करेगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें ज़िम्मेदारी किसकी आयद होती है कि हुकूमत अगर इसको कंट्रोल करना चाहती कीमत को तो वो कोई एक्शन करती, कोई कार्रवाई करती। सेक्रेटरी फूड मौजूद हैं, महकमा खुराक मौजूद है, उसके साथ साथ केन कमिश्नर मौजूद हैं, वो सब कार्रवाई करते और पूछते। उनका ये कहना है कि हम कार्रवाई इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि कीमतों के तयन के हवाले से हम पर स्टे ऑर्डर मौजूद हैं और हुक्म इम्तनाई के हवाले से कहा जाता है कि हमारी अदालतों का सबसे बड़ा काम ही हुक्म इम्तनाई या स्टे ऑर्डर्स हैं, जिनकी बुनियाद पर बड़े बड़े कब्जे भी होते हैं, उन पर भी स्टे ऑर्डर हो जाते हैं। हर गलत काम जो होता है उस पर एक स्टे ऑर्डर आ जाता है और हमारे बड़े बड़े वकला रहनुमा माजरत के साथ, चाहे कोई वो किसी बार का सदर बनता है, सेक्रेटरी बनता है, उसके बाद उसकी सबसे बड़ी वकालत ही ये रह जाती है कि वो जाकर स्टे ऑर्डर्स हासिल करता है। अब ये एक अलग डिबेट है। जाहिर है वकला जितने भी हैं वो सारे के सारे इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, कभी एक के वकील होते हैं, कभी दूसरे के वकील होते हैं, लेकिन सवालिया निशान बहुत सारी जगहों पर मौजूद हैं। स्टे ऑर्डर्स की वजह से चीनी महंगी हुई, स्टे ऑर्डर्स की वजह से हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। शुगर माफिया जिसको हम कहते हैं, या उसके शुगर डीलर्स हैं, या उसमें सट्टेबाज हैं, या उससे आगे बढ़कर डीलर्स तक हम चले जाते हैं, ये सब के सब आज़ाद हैं। अकबरी मंडी के अंदर कोई घुस नहीं सकता, जाके कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई चेक नहीं कर सकता कि वहाँ पर कितनी चीनी कहाँ पर किसने छुपा रखी है, और फिर रेट बढ़ते चले जाते हैं और फिर फ़ायदे पर फ़ायदा होता चला जाता है। और हुकूमत अकबरी मंडी में, मैं बड़े आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है, उसकी एजेंसियाँ, उसके इदारे जो है, उसके डिप्टी कमिश्नर, उसके बाकी लोग, उसकी पुलिस तक अकबरी मंडी में उस तरह दाखिल नहीं हो सकती जिस तरह के किसी और बाज़ार में दाखिल हो सके। होलसेल की मार्केट में दाखिल नहीं हो पाते, फिर स्टे ऑर्डर का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, उसके नतीजे में हर चीज़ की कीमत बुलंद से बुलंद होती चली जाती है। और फिर मसला ये बनता है कि जब हुकूमत किसी चीज़ की प्राइस तय कर देती है तो उसका भी रिज़ल्ट परचून फरोश या रिटेलर्स पर जाके सारा बोझ पड़ जाता है। पुलिस छापे मारती है, प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो छापे मारते हैं, कहाँ पर जाते हैं? परचून फरोशों के पास जाते हैं। क्या आपने कभी सुना कि अकबरी मंडी में छापा मारा और वहाँ पर जाकर उन्होंने रेट पूछा हो? परचून वाला बंदा जो है वो होल सेल से महंगी चीज़ लेकर आता है और फिर जब वो उसमें अपने 2, 4, 5, 7 रुपये रख कर, मुनाफा रख कर बेचने की कोशिश करता है तो वहाँ पर प्राइस मजिस्ट्रेट छापा मार देते हैं। आप शुगर मिलों पर छापा क्यों नहीं मारते?
आप सट्टेबाजों को क्यों नहीं पकड़ते, आप अकबरी मंडी में क्यों नहीं जाकर चीज़ें चेक करते। ये सारे का सारे सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत ने इस वक्त जुडिशरी की वजह से हाथ खड़े कर दिए हैं। हकायक हैं क्या? हमने आज पूरी कोशिश की, बड़े लोगों से रब्ता किया। हम ये चाह रहे थे कि शुगर इंडस्ट्री का कोई ना कोई बंदा यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। सबसे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं उनका आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। अली जावेद बाजवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप माहिर कानून हैं, कानून को, अदलिया को, चीज़ों को, मामलात को बेहतर तौर पर समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चीफ रिपोर्टर हैं रोज़नामा नई बात की, और इसके साथ साथ इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है, बड़ा हवाला है। अशरफ मेहताब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी कुछ ही देर में हमें जमान वटू साहब भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, जो कि सेक्रेटरी फूड पंजाब है। सिकंदर हमीद लोधी साहब भी हमारे साथ होंगे। असगर भट्ट साहब शुगर डीलर है, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर पहले आने का वादा किया था। उसके बाद जहाँ बहुत सारे दूसरे लोग इससे माजरत कर रहे थे कि हम नहीं आ सकते, और हमारी टीम उनसे मसलसल रब्ता करती जा रही थी, जिनमें सोहेल भट्ट, आसिम गनी, ज़का अशरफ, माजिद मलिक, जावेद कियाना, मोहम्मद वहीद चौधरी, शाहिद लतीफ़, सोहेल शहजाद और नाम भी मौजूद हैं। बहुत सारों से रब्ता किया, लेकिन कोई भी अपने इस चीज़ को जिससे वो माल कमा रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये सूरत हाल है कि सबसे पहले आ जाती है कानूनी पोजीशन। जस्टिस शाहिद करीम की और जस्टिस अनवार हुसैन के नाम बीच में आ गए। अली साहब, ये आपके हुक्म में इंतनाई बड़े स्टे ऑर्डर्स बड़े मशहूर हैं, बदनाम है, बल्कि बदनाम कहना चाहिए। ये जजों ने जारी कर दिए, कीमत नहीं मुकर्रर करनी। अब कीमत मुकर्रर नहीं होगी, हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकेगी। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये एक अदलिया पे हमला समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव एक ब्लेम गेम में डल रही है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इवेड करते हुए सारा बर्डन जो है वो जुडिशल ऑर्डर्स पे डालना चाह रही है। देखिए नज़ीम साहब, बात यह है कि एक केस कोर्ट में गया है और जज साहिबान के पास फैक्ट्स प्रेजेंट हुए हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट इज़ अ पार्टी, इट इज़ अ लिटिगेंट। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि अगर कोई ऑर्डर उनके खिलाफ आ गया है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, अगर उनको लगता है वो एग्रीव्ड हैं, तो उनको फौरी तौर पे अपील करनी चाहिए थी। सही। अब इतना लेट ख्याल आया जब एक क्राइसिस खड़ा हो गया है, तो इसका मतलब है कि प्रोएक्टिव अप्रोच तो नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब मामलात हाथ से निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम रिएक्ट करते हैं और फिर रिएक्शन के अंदर हम ब्लेम चढ़ाई कर दी ना, मीडिया ने चढ़ाई कर दी हुकूमत पर कि चीनी जो है जिसको 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये किलो होना चाहिए था, वो महंगी होती चली गई। और फिर बाद शहरों में, लाहौर में तो खैर 180, 185 रेट, 190 तक रेट रहा। बाद शहरों में कोयटा की बात की गई 230 रुपये पर चली गई। तो फिर उसकी वजह से हुकूमत डिफेंसिव हुई और हुकूमत ने कहा कि हम हकायक सामने लेके आते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते कुछ। मुझे ये बताएं, क्या किसी स्टे ऑर्डर में ये लिखा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो हैं वो काम करना बंद कर देंगी? नहीं, वो प्राइस तय नहीं कर सकते। वो देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो होती हैं, प्राइस कंट्रोल काउंसिल एक बनती है। प्राइस कंट्रोल कमेटी तो उस वक्त काम करेगी ना जब आप प्राइस तय कर सकेंगे। अगर हुकूमत को चीनी की कीमत का तयन करने से रोक दिया जाएगा तो उसके बाद कौन सी प्राइस कंट्रोल कमेटी और कौन सा कार्रवाई, कहाँ की कार्रवाई? तो फिर फौरी तौर पे अगर हुकूमत अग्रीव्ड थी तो फिर फौरी तौर पे अपील फाइल करनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट सामने अब आ रही है कि जी क्योंकि जज साहिबान ने स्टे दे दिया है। देखिए, जजेस के सामने एक सेट ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन्होंने उन फैक्ट्स को देखते हुए लॉ को अप्लाई करना है, और वहाँ पे जो असिस्टेंस उनको मिली है, अब आई डोंट नो सर, ये महीनों की बात है। जज साहिबान को भी तो नजर आ रहा होगा ना, चीनी महंगी होती चली जा रही है, खबरें छप रही हैं इसकी। जज साहिबान जो है यहाँ पर किसी एक लीडर के लिए शाम को रिट होती है, सुबह उसकी समाअत हो रही होती है, घंटे बाद उसने पेश हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं जहाँ अवाम के जेब से पैसा निकल रहा है, मीडिया चीख रहा है, खबरें आ रही हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जस्टिस अनवार साहब को कल केस लगा है, कल उन्होंने इसमें फिर तोसी कर दी है इस हुक्म इम्तनाई में। इसके बावजूद की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। मुझे नहीं, मैं तो चाहूँगा कोई इसका डिफेंस है तो बताया जाए। देखिए, मैटर सब जुडिस है और फ्रैंकली जुडिशरी को अपने एक्शंस को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। होना सिर्फ इतना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी, लेट्स से गवर्नमेंट है, कोई यहाँ शुगर मिल मालिकान थे दूसरी तरफ, अगर ये एग्रीव्ड होते किसी भी ऑर्डर से तो उसको प्रोएक्टिवली चैलेंज करें थ्रू अपील। आपके पास ज़्यादा फॉरम्स अवेलेबल हैं। अगर आप, इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड विद एन ऑर्डर, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में सारे के सारे जजेस जो हैं वो अगर लेट्स से, अगर लगता है आपको या गवर्नमेंट को ये लगता है
कि जी लॉ के अगेंस्ट, फैक्ट्स के अगेंस्ट कोई फैसला हो रहा है, तो फिर देयर आर फॉरम्स अवेलेबल, इंट्रा कोर्ट अपील है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आप जाइए दरवाज़ा खटखटाइए। ये इस तरह से रिपोर्ट दे के पूरी की पूरी ब्लेम गेम जुडिशरी पे डाल देना और ख़ुद कह देना कि जी हमारे हाथ खड़े, हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब है कि फिर आपने पहले दिन ही चैलेंज करना चाहिए था, तब क्यों नहीं किया, तब सोए हुए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से ब्लेम गेम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अभी भी टाइम है, प्रोएक्टिवली इसको टेकअप करें, जुडिशरी के साथ अपील फाइल करें, अपील के अंदर बताएं कि जी ये फैक्ट्स हैं, और अगर ऑर्डर में आपको लगता है कि कोई इलीगैलिटी है तो उसको चैलेंज करें। द फॉरम्स आर देयर। आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ किया गया, जिस तरह कल एक रिपोर्ट लीक की गई और उसमें जजों के नाम दिए गए और यहाँ तक कहा गया कि तमाम जो मुकदमात हैं वो जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में लगते रहे, और फिर उसके आगे ये बात भी की गई कि तमाम फैसले जो आते रहे वो शुगर माफिया के हक़ में आते रहे, अवाम के ख़िलाफ़ आते रहे। ये बातें सारी उस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। तो आप ये समझते हैं, रिपोर्ट जो लीक की गई, आप ये समझते हैं कि ये तो जो भी इसमें ब्यूरोक्रेट मुलव्वस है, जो भी इसको बनाने वाला है, जो भी इसको पेश करने वाला है, वो बराह रास्त तौहीन अदालत कर रहा है? देखिए, तौहीन अदालत तो शायद ये तो एक क्वेश्चन होगा जो कि डिबेटेबल होगा कि आया ये कंटेम्प्ट है कि नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश, मैं थोड़ा सा आपको ना कोर्ट की वर्किंग बता देता हूँ। देखिए, सर्टन काइंड्स ऑफ केसेस ने सर्टन लिस्टेड बेंचेस के पास जाना होता है। मसलन ये नहीं हो सकता कि अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का केस है तो वो क्रिमिनल वाली साइड पे प्रैक्टिस, ऑल्दो जजेस आर सपोज टू नो द लॉ, और उनको तमाम केसेस, तमाम लॉज के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, लेकिन एक्सपीडियंसी के लिए हाई कोर्ट ने अब ये किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कि क्रिमिनल केसेस जो हैं वो एक सर्टन ऐसे जज साहिबान के पास जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस क्रिमिनल साइड पे उधर जाएंगे। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल साइड के केसेस या कॉर्पोरेट साइड के केसेस जो हैं वो इधर आएंगे। तो अब ये कहना कि जी क्योंकि एक या दो जज साहिबान के पास ही जा रहे हैं, भाई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक ख़ास मखसूस किस्म का एक्सपर्टीज़ है। देखिए, एक्सपर्टीज़ है, और दूसरा ये कि रोस्टर जब बनता है तो रोस्टर के अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है, कैटेगराइज किया जाता है कि कमर्शियल, कॉर्पोरेट, सिविल नेचर के प्योरली अपील के, उसके बाद देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोस्टर्स जो बनते हैं। तो अगर दो जज साहिबान उन रोस्टर्स में उनका नाम आया और उनके पास केसेस लग रहे हैं, वो एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एंड द फैक्ट्स विच आर प्रेजेंटेड बिफोर देम, उनके सामने जो फैक्ट्स रखे जा रहे हैं उनकी बेसिस पे अगर वो कोई फैसला कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस तरह से उनको क्रिटिसाइज़ करना इज़ वेरी अनफेयर। अगर कोई एग्रीव पार्टी है, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो अपील का राइट अवेलेबल है, अपील फाइल करें। अपील फाइल करने से तो किसी ने हाथ नहीं ना पकड़े इनके, तो ये इनको पहले दिन कर देनी चाहिए थी। ये भी तो देखिए ना कि जब इंतजार करते रहे कि जब क्राइसिस इतना खड़ा होगा। दूसरा, मैं आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ इज़ कि जो प्राइस कंट्रोल काउंसिल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स ने भी बैठना होता है, वो प्रोएक्टिवली बड़े एक्शंस ले सकती है। वो कहाँ पे उसकी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कहाँ पे काम करिए, पिछले या उससे पिछली गवर्नमेंट या उससे पिछली गवर्नमेंट, आप देखिए लॉ को पूरा समझ के जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ट्रिकल डाउन इफेक्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि टाइम ही नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे मामला होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो आई थिंक अगर एग्जीक्यूटिव साइड पे मशीनरी जो है वो अपना काम सही तरह से करे तो इस हद तक हालात इस हद तक आगे नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी पोजीशन जो आज बनी हुई है नाज़िर, इसमें आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद और ये कहने के बाद कि निगरान वज़ीर आला को जो सेक्रेटरी खुराक ने ब्रीफिंग दी, उसके बाद स्टे ऑर्डर खारिज करवाने के लिए भी कहा गया कि इस पर भी काम किया जाए और शुगर मिल्स पर FBR की टीमें भी तैनात की गई हैं। आज की सूरत हाल ये है कि मार्केट में चीनी की कीमत 10 रुपये कम हुई है। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ चलता हूँ। और आज दूसरा काम ये हुआ है कि 2 रोज़ के अंदर डॉलर की कीमत में कोई 22 रुपये की कमी आई है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई डंडा चाहिए, कोई ज़बरदस्त किस्म का कोई बीच में आना चाहिए, फिर चीज़ें ठीक होती हैं। क्या पोजीशन है इस वक्त मार्केट की अशरफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा। आप पिछले 20 साल के अंदर देख लें, यही शुगर माफिया जो है इसने हर दौर के अंदर जो है चीनी की कीमत को बिला जवाब बढ़ाया है। काश्तकार जो हैं, जो गन्ने के काश्तकार हैं, उनको अदायगियाँ नहीं की, उनके पैसे मारे हैं और इधर से इन्होंने लूटमार की है इस चीनी की बिला जवाब कीमत बढ़ा के। मुशर्रफ के दौर में चले जाए, यही जो इस वक्त बैठे हुए हैं जो हर हुकूमत के अंदर होते हैं, वो उन्हीं के वज़ीर थे उस वक्त भी। वही ऐसा ही हुआ कि चीनी जो 30-32 पे थी वो 120 पे हमने खुद ख़रीदी और बिकती देखी गई। फिर उसके बाद आ जाए अगले दौर में, उसमें भी ऐसा ही हुआ।
फिर नून लीग के दौर में आए, उसमें भी एक दफ़ा झटका लगा और इसी तरह से हुआ। फिर इमरान खान साहब के दौर में आ जाए तो आपके सामने ही है कि वहाँ पे फिर इनको सब्सिडी भी दी गई, और सब्सिडी देने वाले कौन थे? वही शुगर मिल के मालकान थे। एक भाई उनका वफाक में बैठा हुआ था, वजीर था, जिनकी मिले थी, और नीचे वो वजीर खजाना थे, तो उन्हीं के साइनों के साथ वो सब्सिडी दी गई और उन्होंने खुद ही ली। फिर इस दफ़ा जो इस्तेकाम पार्टी बनी है, उनके सरबराह हैं, वो इस्तेकाम पार्टी तो उन्होंने बना ली, लेकिन अपनी चीनी की कीमतों में इस्तेकाम नहीं ला सके। वो कहते हैं कि 300 यूनिट जब वो आ जाएंगे, मुंतखब होंगे, तो अवाम को मुफ्त देंगे। भाई खुदा का वास्ता है, जो चीनी असल रेट पे वही दे दो। क्या ये मतलब कर रहे हो? अवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? ये मियाँ बरादरान, चौधरी बरादरान, हुमायूं अख्तर बरादरान, जागीर तरीन और सिंध के अंदर आपको पता है कि बड़ी सियासी पार्टी है जिसकी 1.5 दर्जन से ज़्यादा शुगर मिले हैं। मुझे ये बताएं कौन पकड़ेगा इनको? फिर ये कार्टर बनते हैं, फिर ये इनको जो सूरतकार बनते हैं, वो सारे वकील भी उसके अंदर आ जाते हैं, और बाकी ये भी जुडिशरी भी आ जाती है। पहली दफ़ा तो नहीं कीमत बढ़ी, ये सारा कुछ मादी में भी होता रहा है। जज नए नहीं हैं, जज भी पुराने हैं, उनको अवाम का एहसास होना चाहिए यार। अवाम की रिट तो इतनी जल्दी नहीं लगती, अवाम के लिए तो कोई स्टे नहीं आता रिलीफ देने के लिए, और इनके लिए फ़ौरन रातों रात अदालतें खुलती हैं, रातों रात ये स्टे भी हो जाते हैं, रातों रात इनकी रिट भी लग जाती है, 3-4 दिन में फैसला भी हो जाता है। यहाँ पे लोग कत्ल हो जाते हैं, मर जाते हैं, डकैतियाँ हो जाती हैं, उसके अंदर मर जाते हैं, और पता चलता है 40 साल केस लड़ा, और उसके बाद जिस बंदे को फांसी हुई वो फांसी हो गई, वो मर गया दुनिया से, वो बरी हो गया जी बाइज्जत तौर पे। मुझे ये बताएं कि ये क्या है यार? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो हुकूमत का हो, ये जकड़ा गया है। ये अब डिसमेंटल करके इसको दोबारा से इसको असर नौ बनाना पड़ेगा। और आपकी बात ठीक है, ये सारे के सारे लोग डंडे के जो है ना वो है उस पर चलने वाले हैं। ये वैसे काम नहीं करते, ना करेंगे ये। अब थोड़ा सा 3 दिन पहले का डंडा आया है, आप देखें डॉलर की कीमत 22 रुपये नीचे, आपने खुद बताई, चीनी भी नीचे आ गई। भाई अब कौन सी ऐसी चमत्कार हो गया है? इसका मतलब है कि इन्होंने ये चीनी जो काश्तकारों के अरबों रुपए देने थे वो नहीं दिए। अभी रिसेंटली चंद दिन पहले जंग के अंदर एक शुगर मिल वफाकी वजीर की थी साहब की, उसके जो वहाँ का जनरल मैनेजर था या उसका बड़ा सरबराह था, उसको हथकड़ियाँ लगी। क्यों लगी? कि उसने वहीं पे काश्तकार आ गया, उसने कहा जी मेरे ये पैसे देने 15 दिन के देने अंदर देने होते हैं, 2 महीने हो गए नहीं दिए, इसने मार्च के देने थे, अब कितनी आ गई? तो ये एक केस नहीं है, ये सब लोग जो हैं जितने ये जो सो कॉल्ड जो मैं समझता हूँ सियासतदान है, ये हुकूमत में आते हैं, अवाम का दर्द बड़ा होता है, लेकिन वो अवाम को दर्द देने के लिए आते हैं। यार आपकी शुगर मिले हैं, आप खुद ही सारा कुछ हो, आपके रिश्तेदारों की शुगर मिले, इस वक्त 90% शुगर मिले उन्हीं लोगों की है, तो आप कहते हो जी हमें पता ही नहीं है, चीनी स्मगल हो गई है, चीनी ऐसे हो गई है। ऊपर से वो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो इसको रोकना जिन्होंने, मेरा ख्याल है वो भी मिले हुए हैं, वो भी अब थोड़ा सा पीछे से एक्शन हुआ है तो सारा कुछ रुक गया। अब वो वहाँ पे कोयटे के अंदर बड़े बड़े कंटेनर भी पकड़े गए हैं। अब वो जो मनी चेंजर है, एक्सचेंजर है, उनसे वो जो डॉलर भी बाहर आने शुरू हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि लेने वाले बहुत से, लेने वाला कोई नहीं है, देने वाले बहुत से हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब ज़रूरत है इस सब्र की, और मुझे लग रहा है कि अब रिएक्शन इसका जो है ना, जिन्होंने जो एक्शन किया इसका रिएक्शन बहुत सख्त आएगा, चाहे वो चीनी हो, बिजली हो, चाहे वो कोई और इस तरह की इजलास हो, ये सब के ऊपर डंडा आना चाहिए, और आ रहा है वो। ये पक्की बात आपको बता रहा हूँ, बिजली चोरों के खिलाफ भी एक टास्क फोर्स बन गई है, और वो FIA भी उसमें एक्टिव हो गया, बाकी लोग भी एक्टिव हो गए हैं। 600 अरब की बिजली चोरी, यार खुदा का खौफ नहीं है, कौन बचा लाएगा इसको नीचे? और अवाम के ऊपर आप इतना बर्डन डाल रहे हो, 15 अरब रुपये आपसे हो नहीं रहे, कहते हैं जी वो IMF मान नहीं रहा। भाई मानेगा कैसे जब आपके अल्ले तलल्ले नहीं बंद होंगे? अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो रिपोर्ट आई है, जो लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्ट की बात की जा रही है, ये कहाँ से आई है? ये किस तरह लीक हुई है? कहाँ से आई है? क्योंकि मीडिया पर आई और मीडिया ने इस पर शोर मचाना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट कहाँ से आई? भाई जब उनको कहा गया, जब चीनी की ये हाइप क्रिएट हुई, तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भाई इसके मतलब मुझे रिपोर्ट बना के दें। सही। तो वज़ीर खुराक जो थे उन्होंने फिर ये रिपोर्ट तैयार की, और यकीनी बात है उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें आनी थी कि जी क्यों चीनी की कीमत बढ़ रही है। उसकी बेसिक वजह ये थी कि एक तो इस बैनुल-सूबाई सतह पे जो चीनी की सप्लाई थी उसको थोड़ा सा कटेल किया हुआ था, जो बात की जा रही है, जो ज़ख़ीरे थे सब यहाँ पर जो अली साहब ने बात की, ये असल में हुकूमत की जिम्मेदारी थी, ये सेक्रेटरी फूड की जिम्मेदारी थी, कैन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी कि इन चीज़ों को करता। उन्होंने इस रिपोर्ट से सारी की सारी जिम्मेदारी जो है जुडिशरी पे शिफ्ट कर दी। उनका ये उनकी वजह से, वो जो कहते हैं ना, मैं नहीं कह रहा, वो जो कहते हैं, वो कहते हैं कि 3 किस्म के स्टे थे हमारे ऊपर। एक तो हम जाकर स्टॉक चेक नहीं कर सकते किसी का, एक हम तरसील नहीं रोक सकते किसी सूरत भी, चाहे वो कहाँ जहाँ भी जाती है जाए चीनी, चूँकि मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, इसमें कहीं भी बिकनी चाहिए चीनी, जो ये नहीं हो सकता कि वो पंजाब की चीनी पंजाब में बिके और कहीं और ना जाए। और तीसरा कीमत के तयन का था। मुझे ये बताएं कि जब कीमत एक तयन नहीं, इन्होंने पहले की, वफाक के साथ बैठ के इन्होंने तय की कीमत
98 80 पैसे के करीब इन्होंने कीमत, और उसके अंदर इनका प्रॉफिट मौजूद था। जब कीमत तय कर ली इन्होंने देखा यार इसमें तो हमें क्या होगा, हमने तो बड़ी लूटमार करनी है, हमें पिछले साल रगड़ा लगाया था तमान भट्टू साहब ने, हमें चीनी उस तरह इसमें एक और इन्होंने फिर यह किया कि दाले चले गए, वहां जाकर स्टे मिल गया इनको। सीधी सी बात है, जब स्टे हो जाएगा तो कौन जाएगा वहां पे। लेकिन इसके साथ साथ ये बीच में सट्टेबाज आते हैं, कहते हैं चीनी जो है वो निकल गए। पिछले साल आपको पता है, पिछले जो आया था सीजन, उसके अंदर ये सारे सट्टेबाज वहां से निकल के दूसरी चीजों के अंदर चले गए थे। वो भागे थे कि नहीं यार यहाँ तो दान नहीं लग रहा, क्योंकि QR कोड था हर थैले के अंदर। जब वो जिस मिल की निकलती थी चीनी, पता था कि किस मिल की है, कहाँ गई है और किसने खरीदी है, कितनी खरीदी है, तो वो पकड़े जाते थे लोग। अब चूंकि वो वहां पे नहीं रहे और अब तक जो है वो कैन कमीशन में 2-3 बदल चुके हैं, आ चुके हैं, लेकिन उनको समझने में टाइम लगता है, तो इस वजह से ये हुआ है सारा। और सेकंडली, ये जब केस अदालत में चला गया तो वो इसलिए नरम पड़ जाती हुकूमत कि वो जब अदालत में जाते हैं तो उनको वहां से फिर थोड़ा सा जो है ना रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है इस हवाले से कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो कहते हैं ठीक है यार, फिर हम तो सरकारी मुलाजम में, हमें क्या पड़ी है, अवाम रुलेगी, ठीक है, जब शोर डलेगा और ये सारा कुछ होगा फिर चले जाएंगे अपील में। तो अच्छा तो उन्होंने भी नहीं किया कि वक्त के साथ वो नहीं गए। लेकिन इसमें मुझे बताएं कि ये अवाम का क्या कसूर है जो इतने पैसे लूट के ले गए हैं, वो जो इतनी महंगाई कर गए हैं, उसमें ये सारे हिस्सेदार हैं। ये सारे हुकूमत के लोग जिन्होंने रोकना था, जिन्होंने अपील में जाना था और जिन्होंने इसको रोके रखा और इसका कोई फैसला नहीं किया। वहां जब गई अदालत के अंदर गया तो वहां ही कमीशन बन जाना चाहिए था ना। जज साहबान कहते हैं भाई बंदे एक्सपर्ट लाएं, कमीशन बनाएं, इसकी कीमत तय करके हमें बताएं, कीमत तय हो जाती है। उसके बाद फिर देखते हैं ना, अगर बढ़ जाती तो हुकूमत नहीं, जो रोकने वाले थे, जो टास्क फोर्स थी या जो कमेटियां हैं, वो ये प्राइस कंट्रोल या जो महकमे वो ना रोकते तो ठीक बात सही कर रहे हैं कि आप अगर कीमत तयन कर लेंगे, अगर कीमत फिक्स कर लेंगे अली साहब, तो फिर उसके बाद ही आप उस पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अगर कीमत का तयन ही नहीं हो सकेगा तो क्या कहूंगा इतने में बेच, तो फिर उसमें तो आप रोक नहीं सकेंगे। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, 3 रुकावटें इसमें बुनियादी तौर पर सामने आ गई कि हुकूमत पर चेक लग गया कि आप जो है स्टॉक चेक नहीं कर सकते, आप उसकी तरसील और नकलो हमल पर नज़र नहीं रख सकते, आप उसकी कीमत का तयन नहीं कर सकते। ये बात इस रिपोर्ट में भी मौजूद है। और उसके बाद अगर हुकूमत ये तीनों काम नहीं कर सकेगी तो फिर उसके बाद तो जाहिर है जिसके पास जो फ्री काम कर सकेगा, जो जितना कर सकेगा, सट्टेबाज इसमें आए, इन्वेस्टर आए, जो भी आए, वो करते चले जाएंगे। बनाना रिपब्लिक पूरी तरह से ये स्टे ऑर्डर किस तरह काम करते हैं, क्यों इतनी आसानी से मिल जाते हैं, इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त तक तो मुकदमा ये है चीनी का कि हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी फूड की हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सारे का सारा मलबा जस्टिस शाहिद करीम पर और जस्टिस अनवार हुसैन पर डाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने में इम्तनाई जारी कर दिए थे और 3 चीज़ों पर पाबंदी मुबैना तौर पर उस रिपोर्ट के मुताबिक लगा दी गई थी कि आप बाकी चीज़ों के साथ साथ उसकी कीमत का तयन भी नहीं कर सकते। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वो अभी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जब एक हुकूमत कीमत का तयन ही नहीं कर सकेगी तो फिर वो उस कीमत पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवा सकती है। तो लिहाजा अगर आप छापे नहीं मार सकेंगे, पकड़ नहीं सकेंगे, स्टॉक चेक नहीं कर सकेंगे, उसकी तरसील को नहीं रोक सकेंगे, तो फिर ये सारे काम नामुमकिन होके रह जाएंगे। ये मौक़िफ़ है हुकूमत का भी, इस रिपोर्ट का भी, जो आज बड़े अखबारात ने अपनी लीड स्टोरी के तौर पर शाया की और उससे बज़ाहिर तमाम की तमाम जिम्मेदारी लाहौर हाई कोर्ट पर आयद कर दी गई चीनी के महंगे होने के हवाले से कि अगर ये लाहौर हाई कोर्ट बीच में ना होती तो फिर पंजाब हुकूमत ने, महकमा खुराक ने, कैन कमिश्नर ने, उन्होंने सब कुछ ठीक कर देना था, वो ठीक कर रहे थे। मैं अली साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? स्टे ऑर्डर्स बड़े बदनाम हैं सारे के सारे, आपके वकला, आपके जज, आपके तमाम लोग ये किसी भी कब्जे का स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, किसी भी चीज़ का स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, तो बस यही काम चलता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट भी तो किया जा सकता है। ये भी तो हो सकता है कि जिन साहब ने ये रिपोर्ट बनाई है उन्होंने ऑर्डर की वर्डिंग को अपने जहन के मुताबिक कुछ गलत ही इंटरप्रेट कर लिया हो। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अगर वाकई बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं हो सकती, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर्स नहीं जा सकते, मार्केट्स को चेक नहीं कर सकते, होर्डिंग को चेक नहीं कर सकते, अगर ये रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐसे ही है और अगर ऐसा स्टे ऑर्डर है तो फिर स्टे तो विकेट नहीं हुआ, 10 रुपए चीनी की कीमत कैसे नीचे आ गई? मेरा तो ये सवाल है और मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड करने नहीं आया, लेकिन कॉमन सेंस पे देखिए हमें इस पे देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने हमेशा कोशिश की है कि हम कभी भी एग्जैजरेशन पर ना जाएं। और अगर हम अमूमी शोहरत की बात करें, मैंने जस्टिस शाहिद करीम के यहाँ पर प्रोग्राम किए हैं, उनके मुख्तलिफ जो उन्होंने नोटिस
चलते रहते हैं, उनके खासतौर पर माहौलियात के हवाले से बड़ा काम करते हैं। मैंने हमेशा जस्टिस अनवर साहब के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जस्टिस शाहिद करीम की हमने हमेशा यहाँ पर तारीफ की है। जस्टिस अनवर साहब को भी काबिल तारीफ है, बहुत ऑनरेबल एंड वेरी लर्नड जज। क्योंकि मैं जब अपने कोर्ट रिपोर्टर से पूछता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये जज साहिबान जो है ये नीट एंड क्लीन समझे जाते हैं, बाकी जजों कंपैरिजन पता नहीं इसका करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी भी ठीक ही होंगे लेकिन गलत काम भी तो बीच में से ही होते हैं, तो ये नहीं करते आमतौर पे। इनके बारे में ये ऐसी शोहरत है, अब इनके नाम बीच में आ गए। अगर मुझे कुछ कमेंट करना चाह रहा हूँ कि सारे वाकई हर जगह पे नहीं, साफियों में भी होंगे, बाकी जगहों पे भी अच्छे बुरे लोग होंगे, लेकिन माजी को उठा कर देख लें कि यही जुडिशरी जो है ये उनकी भी सहूलत कर रही है, यही जुडिशरी जो है ये सियासतदानों की सहूलत कर रही है, यही जुडिशरी है मादी में आप देख लें ये माफिया की भी सहूलत कर रही है, लेकिन नहीं रही तो मेरे ख्याल में आम आदमी और वाम की उतनी नहीं रही जितनी इनकी रही। अच्छा, मैं 40 साल केस लड़ने के बाद करता हूँ कोई फैसला ना आए तो फिर मुझे ये बताया गरीब आदमी कहाँ इंसाफ ढूंढने जाएगा, जबकि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं। आप ये इन्हीं अदालतों से हमारे क्या जज ने आके नहीं माना, जिनको फांसियां दी थी मादी में जज ने आके नहीं माना? बड़े केसेस हैं, बड़े केसेस कुछ भी हो, बड़े केसेस कुछ भी हो होता है। क्या आइन को पमाल करने वालों को ये इजाजत नहीं दी कि जाए जी जो मर्जी कर ले, 3 साल बाद इलेक्शन करवा दीजिएगा? क्या उन्होंने सियासतदानों के ये अभी जो रिसेंटली हो रहा है, क्या सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है ये सुन मेरी बात सुन, क्या सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 1-2 सियासतदानों की गिरफ्तारी है? घर तक छोड़ गया हो फलां करके, किसी गरीब को ये सहूलत मुयसर है? नहीं, अगर है तो बता दे मुझे, ये बैठे हुए इनको भी इनसे पूछ ले। देखिए तो फिर मैं क्यों ना कहूँ सहूलतकार है? लेकिन मैं थोड़ा सा मैं एक आम आदमी हूँ, मैं सोचता टैक्स देता हूँ, सारा का सारा मेरे टैक्स से ये निजाम जो है चलता है, मेरे जैसे और करोड़ों लोगों के टैक्स से निजाम या हजारों लोगों के लाखों लोगों के निजाम से टैक्स चलता है, तो मैं पूछ नहीं सकता मेरे लिए सहूलत है? अशरफ साहब चले आपके लिए बताया, आपके लिए सहूलत है तो फिर मैं क्या कहूँ? इसी माशरे का हिस्सा हूँ ना मैं। मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे गरीब आदमी को, मेरे साथी को कहते हैं दलील पे इंसाफ देंगे, उसको तो अदालत में ये फैटियाँ लगाते हैं वकील। चोर पकड़ा अभी रिसेंटली, बिजली चोर, एक फर्नेस वाला, वो जब अदालत में केस गया है तो वो एक्सचेंज वहां पेश हुआ है और उसको बुलाया, बाकी तो उनको मार मार के आदमुआ कर दिए। यार ये कोई अदालत तो नहीं है, ये इंसाफ है अदालत के अंदर? यार मुझे ये बताएं, उसका हक नहीं था जाके असल हकायक पेश करता? 1-1.5 करोड़ की चोरी की उसने बिजली की, तो क्या करेगा? वायलेंस को तो कभी भी कोई भी कंडोन नहीं करेगा। पहली बात तो मुझे बताएं, मारने का कितने वाकयात हो चुके हैं, कितने वाकयात हो चुके हैं, एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं। जजों को अंदर बंद करके इन्होंने ताले नहीं लगाए, तशद्दुद नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। तो मैं किस अदालत को जाके दरवाजा खटाऊं, किसको कहूं कि इंसाफ मिल जाएगा मुझे? ये सारा इंसाफ आपके जज्बात सारे हकीकत है, मेरे जज्बात नहीं, जमीनी हकायक है। ये वाकया जो बयान किए गलत है तो मुझे अंदर दे दे। यहाँ पे लिटिगेंट जो होता है, जो पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है, उसकी कोशिश ये होती है अगर उसका स्टेक इन्वॉल्व है तो वो केस को मैनिपुलेट करता है, वो भी करता है। इस सिस्टम के अंदर आप एक्सक्लूसिवली जुडिशरी को सारा का सारा ब्लेम नहीं दे सकते। इसमें वकला भी इन्वॉल्व है, मेरी अपनी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, इसके अंदर पुलिसिंग इन्वॉल्व है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर लिटिगेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे लिटिगेंट आके तो इस चीज़ पे फीस देते हैं कि जी केस कितने साल आप लंबा चला सकते हैं। उनको पता होता है कि जी लेट्स से कोई भी कमर्शियल नेचर का केस हो, कोई सिविल नेचर का केस हो, प्रॉपर्टी का केस है, कब्जा करके बैठ गए हैं, वो आके फीस ही इस चीज़ की देना पसंद करते हैं कि जी चलो मेरे 10 साल किसी तरह से गुजार दो, मैं 10 सालों में इस जैसे 2 और बना लूँगा और उसके बाद जाती है तो जाए। तो क्या सारा का सारा ब्लेम जजेस के ऊपर है? एक जज जो है, मुझे ये बताइए कि वो बैठा है इंसाफ करने के लिए, इंसाफ के तकाजे ये भी है ना कि उसने दोनों साइड्स को सुनना है और फिर फैसला करना है। यहाँ पे तो ये होता रहा है कि एक साहब जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ रखा था, मैं थोड़ा सा पोलिटिसाइज भी कर रहा हूँ बात को, उन्होंने अपने क्रिमिनल ट्रायल के अंदर ये पसंद ही नहीं किया कि अगर नोटिस आ रहा है तो वो उसको रिसीव कर लें। वो एक ह्यूमन शील्ड बना के यहाँ पे ज़मान पार्क में कई दिन शो चलाते रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अल्टीमेटली जब चार्ज फ्रेम, क्योंकि चार्ज फ्रेम उन्होंने अवॉइड कर रहे थे ना, तो मैं रिगार्डलेस के पॉलिटिक्स पे जाए बगैर मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि अगर ये सिस्टम खराब है तो उसमें हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग मे बी पॉलिटिशियंस, जजेस, बट अस, पाकिस्तान इज ऑल ऑफ अस। हम सब पाकिस्तानी एक आम आदमी भी उतना ही मुलव्वस है जब वो एफआईआर करवाने के लिए जाता है और यहाँ पे नहीं और वो कहता है कि जो जिसने मेरे बाप को, मेरे भाई को कत्ल किया है, उसके साथ साथ उसके चाचे बाबे सारों को डाल दो और सबको अंदर डाल दो, वो भी उसमें स्पेसिफिकली पूरा ये सोच के किया जाता है कि इनमें से कौन एक्टिव है जो परसू करेगा केस को, सबसे पहले उसका नाम डालते हैं
और उसको कोई रोल एट्रीब्यूट कर देते हैं। और फिर इतनी झूठी और जाली किस्म की FIRs हैं, एंट्री वूंड भी बता रहे होते हैं, एग्जिट वूंड भी बता रहे होते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली देखिए मामला इस तरह से इवॉल्व हुए हैं, हमारी सोसाइटी इस तरह इवॉल्व हुई है कि हमें झूठ को हम बुराई नहीं समझते और झूठ बोलने पे सज़ा भी नहीं मिलती। तो देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई एक इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस बिगाड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे जाती है। और जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें अपना गिरेबान चाकने की ज़रूरत है और हमें ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या हम आने वाली नस्लों के लिए कि ऐसा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे खूब इतना क्योटिक सिचुएशन बनती जा रही है। देखिए अब अशरफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, जुडिशरी के ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस होंगी, लेकिन क्या जुडिशरी एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी के बिगाड़ के लिए? तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने की ज़रूरत है। एक जज कहता है कि जी मैंने आज ऑर्डर करना है, वकील ही नहीं जाता वहाँ पे। अगर वकील आ जाते हैं दोनों तो पीछे से क्लाइंट कह देता है यार किसी भी तरह से आज ऑर्डर ना होने दें, पता नहीं उसने क्या रामलीला की कहानी लिखवानी होगी किसी और जगह पे। तो देखिए ये कहने का मकसद ये है कि अच्छा वापस टॉपिक की तरफ आना चाह रहे हैं। मैं चीनी की बात कर रहा हूँ चूँकि आप प्राइस कंट्रोल के हवाले से आपका एक खुसूसी एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इसमें क्या कर सकती है और क्या उसको करना चाहिए? सबसे पहले तो देखें प्राइस कंट्रोल एंड प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट है, उसके तहत प्राइस कंट्रोल काउंसिल बनी हुई है फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, उसको एक्टिवेट करें। सेकेंडली ये मेरा नहीं ख्याल कि स्टे ऑर्डर इस हद तक भी होगा, मैं फ्रैंकली उसकी वर्डिंग्स तो नहीं पढ़ी, लेकिन ये नहीं होगा कि आप जाके होर्डिंग को चेक नहीं कर सकते, आप इलीगल प्रॉफिटेरिंग को चेक नहीं कर सकते। इस किस्म का स्टे कभी भी कोई जज नहीं देगा। तो आप लॉ की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वो सूबाई और वफाकी मामले में डाल के ना बीच में तो वो कंफ्यूजन पैदा हो गया कि किसने कीमत तय करनी है किसने नहीं करनी, उस किस्म की चीज़ें थोड़ा सा मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सिकंदर हमीद लोधी मौजूद हैं। आप मईशत के हवाले से एक बड़ा हवाला हैं और जर्नलिज्म में भी एक बड़ा नाम है और सिकंदर हमीद सब चूँकि इकनॉमिक्स के इश्यूज़ को इन चीज़ों को बेहतर तौर पे समझते हैं। तो इस वक्त जो सारा मामला बना है और जिस तरह हुकूमत पंजाब की तरफ से जिम्मेदारी सारी लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स पे डाल दी गई है, ये कहानी है क्या? ये शुगर माफिया जिसको कहा जाता है वो क्या है, सट्टेबाज क्या हैं, ब्रोकर्स क्या हैं? लोधी साहब की तरफ चलते हैं। सिकंदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम, आपका बहुत शुक्रिया और आइमा का भी शुक्रिया अदा करता। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लोधी साहब ये चीनी बहरान में सारी जिम्मेदारी लाहौर हाई कोर्ट पर स्टे ऑर्डर्स पे चली गई। ये शुगर माफिया की बात की जा रही है, ब्रोकर्स की बात की जा रही है, डीलर्स का इसमें कार्टर बयान किया जा रहा है। चीनी 230 रुपये तक पास शहरों में पहुंची, 99 रुपये 90 रुपये जो भी फिक्स रेट था उससे। ये सारी कहानी है क्या? देखिए नजम भाई, इसमें ना दो चीज़ें बड़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में दिखें कि 1960 में चीनी का क्राइसिस शुरू हुआ और अयूब खान को 25 पैसे चीनी की प्राइस की कीमत पे इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था। सही। अब्दुल गफूर होती साहब थे वजीरे अपना उस वक्त के जो शुगर इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे। तो होती के खिलाफ पार्लियामेंट में उस वक्त की जो भी असम्बली थी, MLA थे सारे, तो उनको नो कॉन्फिडेंस करके हुकूमत को इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा था। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए मैंने आपसे किया कि हमारे आपके नाजरीन को ये मालूम हो कि पाकिस्तान में चीनी का बहरान पिछले 5 दहाइयों से 6 दहाइयों से चला आ रहा है। और इसकी एक रीज़न सिर्फ ये है कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो 4 बड़े कार्टल्स बैठे हुए, इसमें एक शुगर कार्टल भी मौजूद है जिसमें फ्यूडल लॉबी जो है ना वो डोमिनेट करती है। अब उसके अंदर एक कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल लॉबी जो है ना वो एंटर हो गई है पिछले 20-25 साल से, और ये 10 से 12 फैमिलीज हैं जो बेनिफिशियरी हैं। और इसकी मैं हाई कोर्ट वगैरह की डिस्कस करने के बजाय मैं ये ऑनेस्टली आपसे शेयर करूंगा कि इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है ना अगर ठीक हो तो शुगर का क्राइसिस क्या, ना टमाटर का ना पोटैटो का क्राइसिस भी नहीं हो सकता था। सही। ये इकोनॉमिक गवर्नेंस का फेलियर होता है जब रियासत कमजोर होती है। सूबों के चीफ सेक्रेटरी एक ज़माने में प्राइस कंट्रोल कमेटीज को खुद सेट करते थे और उसके नीचे DCs के लेवल पे कमेटीज होती थी और मैजिस्ट्रियल सिस्टम जो था ना वो बड़ा पावरफुल था, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में ख़त्म करके NRB बना दी गई। शुगर का इस वक्त में जो इशू है ना, शुगर के स्टॉक्स इनके पास पड़े हुए हैं। सही। उसमें कोई इनके पास कम से कम 2 मिलियन टन से ज़्यादा शुगर अभी भी इनके पास सरप्लस पड़ी हुई है जो अनटैप्ड है, अनयूटिलाइज्ड है।
ठीक है। अच्छा, लेकिन उसकी रीजन ये है कि जब आपका प्राइस मैकेनिज्म फिक्स ही नहीं होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 18वीं तरमीम के बाद मादर पिदर आज़ाद हो गई, वो पॉलिटिकल पार्टी को या एक को या दो को फायदा तो जरूर हुआ, कौमी सतह पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि सूबे जो है फेडरल गवर्नमेंट पर डाल देते हैं और फेडरल गवर्नमेंट सूबों पर डाल देती है। तो शुगर अभी भी मौजूद है, सिर्फ इनको डिस्कवर एक्शन पे ये करना पड़ेगा। एफबीआर के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसको आप सेल्स टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट समझ कहते हैं। सिर्फ इन दो डिपार्टमेंट्स को आप एक्टिव कर दें। किसी जगह पे जिस तरह बेवरेज को इन्होंने कंट्रोल किया था, इसी तरह उसको ये कर सकते हैं इन दो डिपार्टमेंट्स के लिए। लेकिन उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मशीनरी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसकी लाइसेंस और सपोर्ट बहुत जरूरी है। 91 का जो सेल्स टैक्स एक्ट है, उसके तहत वो गेट क्रॉस करके, थ्रेश करके किसी भी जगह पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में उस वक्त ये पास किया गया था और उसके बाद उसके खिलाफ साहब आपने पूरे यकीन के साथ कहा कि इस वक्त सरप्लस शुगर मौजूद है, चीनी मौजूद है, यानी कि चीनी का ये ख़तरा नहीं है कि हमारा जितना डेली कंजम्पशन है हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे जब तक अगली क्रशिंग या अगला हमारे चीनी की तैयारी नहीं हो जाती। तो इसके बावजूद कीमतें बढ़ जाना, फिर ये क्या है? ये मैं बताया ना, इकोनॉमिक गवर्नेंस जो होती है ना, देखें जो गवर्नेंस है ना, उसके अंदर 5-6 पार्ट होते हैं। जो मास्टर पार्ट होता है वो इकोनॉमिक गवर्नेंस होता है कि आपने प्राइस कंट्रोल या प्राइस मैकेनिज्म को कैसे काबू में रखना है। अभी आप देखें ये जो माफियाज है ना, इन्होंने शुगर क्यों डंप की हुई है। मैं अब आपको एक नई बात बताऊँ। इस वक्त जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं 3 कंट्रीज हैं, अमेरिका है, थाईलैंड है और इंडिया है। इंडिया और थाईलैंड में शुगर की प्रोडक्शन इस साल कम हुई है। सही। जब वो कम हुई है तो फिर ये माफिया जो है, जिस तरह पिछली रजीम में शहबाज शरीफ वाली हुकूमत में उन्होंने इसको बड़ा टेक्टफुली इसको एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। एक्सपोर्ट के फर्मल का रिवाज भुट्टो साहब के भी दौर में था, नवाज शरीफ साहब के भी दौर में था। ये पुराना एक पॉलिटिकल यानी स्पोर्टिंग प्रोग्राम होता है। अभी आके जो जब इंटरनेशनल मार्केट में चीनी कम होगी ना, तो ये फिर चीनी निकालेंगे और फिर उसके बाद आप उसको आगे लेके जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने उसको गोद में रखा, किसी हर तरीके से आप में से नजम माशाल्लाह इन चीज़ों पे आपको आगाही हासिल है। हकीकत में अफगानिस्तान में इस वक्त आपकी शुगर जो है तकरीबन 18 to 20% शुगर वहाँ चली जाती है और पैसा आपको एक नहीं मिलता। तो ये सारी की सारी टोटल जो है इकोनॉमिक गवर्नेंस का इशू है। इसमें आप किसी पे जिम्मेदारी आयद करते रहें, कुछ भी होता रहे, ये आप उस तरफ नहीं जाते। आप कहते हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस को ठीक कर लें तो ये मामला सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। इकोनॉमिक गवर्नेंस में मैं लास्ट पॉइंट आपसे शेयर कर लूँ। इकोनॉमिक गवर्नेंस में रोल किसका है? वज़ारत दाखिला का, सूबाई का, महकमा होम डिपार्टमेंट का, फूड डिपार्टमेंट का। ये कोऑर्डिनेशन अगर नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हो जाए और नॉन चॉइसेस बेसिस पे हो जाए कि अक्रॉस दी बोर्ड सब पे एक्शन करना है, तो सारा मसला हल हो जाएगा। 10 खानदानों को कंट्रोल करना तो मसला ही कोई नहीं है। सही, 10 खानदानों को कंट्रोल करना तो कोई मसला ही नहीं है। ये आपने बड़ी अहम बात की सिकंदर मिदलो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ साहब, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? लोई साहब ने कहा 10 खानदानों को कंट्रोल करना तो कोई मसला ही नहीं है। बताया ना, वो 10 खानदान मिलके पूरे मुल्क को कंट्रोल करेंगे, कौन कंट्रोल करेगा उनको? हाँ, वो 10 खानदान जो है वो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। 24 करोड़ को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो बंदा कौन करेगा उनको? उनके पीछे सपोर्ट भी हो उन लोगों की, तगड़े लोगों की, तो फिर क्या होगा? अब मुझे नज़र आ रहा है कि अब इस वक्त जो वो सपोर्ट नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि डंडा चलेगा और हर तरफ चलेगा। डॉलर माफिया के ऊपर भी चलेगा। 10 से 12 अरब डॉलर जो छुपा के रखा हुआ है ना, अब बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपको मिसाल ये मिल गई, 2 दिन के अंदर 22 रुपये। चीनी थोड़ा सा डंडा चला है तो नीचे आई है। मकसद कहने का कि अगर इसका तयन भी हो जाता कीमत का तो यकीनी बात है फिर ये वहाँ स्टे करती। मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले दौर में ज़मान भुट्टो साहब ने जो एक्शन किया, 80 से 85 से ऊपर चीनी नहीं जाने दी उन्होंने 100 से। तो फिर क्या जादू था उनके पास? उनको इख्तियारात मिले हुए थे कीमत तयन करने के, उसको चेक करने के, स्टॉक चेक करने के। वो जाते थे, चेक करते थे,
फिर वो सारा लेकिन एक और चीज़ है ना, देखें यहाँ पर सब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्टे हुआ था तो फिर ज़मान भट्टो साहब को इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए था और इनिशिएटिव लेके वहाँ पे आगे बढ़ के इस स्टे को ख़त्म करवाने, वेकेट करवाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। अदालत ने आपको डेट दे दी कि इस डेट तक ये इसकी हियरिंग होगी, फिर आप उसी डेट पे जाके वो आपने अपील दायर करनी थी, उससे पहले तो नहीं कर सकते। अपील तो उससे पहले भी फाइल हो सकती है। तो क्या होगा, अपील होती तो डेढ़ लग जाती। नहीं सर, मैं क्लैरिफाई करता हूं, अपील जो होती है मैं इसका सवाल को एक और तरह से कर लेते हैं। एक तो ये सवाल आ गया कि बीच में अपील हो सकती थी, क्या हुकूमत इस पर कोई इनिशिएटिव ले सकती थी, एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, मैं फिर कहता हूँ कि हमारे पास यही शोहरत है कि जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवार हुसैन बड़े नीट एंड क्लीन जजेस हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि कुछ स्टे ऑर्डर्स ऐसे हुए हैं जो गलत हैं, गैर कानूनी हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहाँ पे साबित होगा, कौन उसका नोटिस लेगा? मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर एक लर्नड जज ऑफ द सिंगल बेंच वो कोई ऑर्डर पास करते हैं और तो अंडर द लॉ अगर वो इंट्रा कोर्ट अपील उसमें बनती है तो आप इंट्रा कोर्ट अपील करें, जो कि विदिन 20 डेज़ करनी होती है। उसकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ 20 दिन है, ठीक है। आप 20 दिन का भी क्यों वेट करते थे, आप पहले दिन दूसरे दिन अपील कर देते। और अगर इंट्रा कोर्ट अपील लाई नहीं करती, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील लाई नहीं करती, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते। अब लिमिटेशन है, लेट्स से यानी कि इस हुक्म में इम्तनाई के खिलाफ हुकूमत पंजाब, फूड डिपार्टमेंट जो भी है वो अदालत में जा सकते थे, पहले जा सकते थे। वो इंतजार करते रहे, तारीख का इंतजार करते रहे, जो अपनी जगह पे गलत काम है। मैं समझता हूँ कि जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्टे वेकेट कराना है, अभी भी तो अपील ही फाइल करने का जो मैंने एक दो न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि वज़ीर आला साहब ने एडवोकेट जनरल साहब को कहा है कि जी अब आप अपील फाइल करें। तो ये अपील पहले भी फाइल हो सकती थी। आप बात यह है कि जिस तरह इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि लोधी साहब ने कि जी इकोनॉमिक फ्रंट पे गवर्नेंस की ज़रूरत है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है ना जी, जब तक आप इकोनॉमिक गवर्नेंस अपने बिल्कुल टॉप पे नहीं लेके जाएंगे तब तक मामलात सही नहीं होने लगे। और फ्रैंकली गवर्नमेंट का काम ही ये होता है कि वो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस करे। गवर्नमेंट का और क्या काम है? गवर्नमेंट ने कौन सा को खुद कारोबार करना है? गवर्नमेंट ने रेगुलेट करनी है चीज़ें, और रेगुलेट करने के लिए यू नीड प्रॉपर प्रोएक्टिव अप्रोच। जब तक आप प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली बहुत सारे मामलात में काम कर रही है, कहीं कहीं लैप्स हो जाता है, ह्यूमन एरर आ जाता है। लेकिन माय पॉइंट इज कि आप मसला ये बना ना, अगर एक लैप्स एरर के साथ अली साहब इसमें मसला ये बना, पब्लिक ने इफेक्ट होना शुरू कर दिया, पब्लिक इफेक्ट, और एक बड़ा जो है एक स्कैंडल बनना शुरू हो गया। एट लार्ज पब्लिक ये भी नहीं है कि कोई दो चार बंदे इफेक्ट हुए, पब्लिक एट लार्ज पूरे मुल्क बिल्कुल इफेक्ट हो रहे हैं। इस सदमे से दो चार होना पड़ेगा। उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, चीनी जरूरी है उनके लिए, वो बेचारे वो भी परेशान हुए। माली बोझ बड़ा, पहले कौन सा उनके ऊपर माली बोझ कम है? पहले जो चीजें तो क्या करते हैं, वो जो बड़ी बेयकीनी पैदा हो जाती है ना, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है स्टेट के ऊपर, और आप ये कहते हैं कि यहाँ पे गवर्नर तो पाकिस्तान में, देखिए गवर्नर तो पाकिस्तान में हर दौर में हर 24 घंटे पूरा सार रहे हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस नहीं आई है, इसका मुझे समझ नहीं आई। देखिए हम कोशिश ये जो हम आज रियासत वहाँ जैसी होती है, लेकिन गैदरिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम भी तो ये बात के थ्रू गुड गवर्नेंस की ही डिमांड कर रहे हैं और गुड गवर्नेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से सोसाइटीज़ आगे जाती हैं। जब तक आप बैठ के इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं करते और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक तो फिर पता ही नहीं लगेगा ना कि इशू क्या है। सो मैं समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे एक्सीलेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस आना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट एफर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, हर बंदा एफर्ट कर रहा है। देखिए ये याद, लेकिन आप देखें ना, लेकिन आप कहते हैं हुकूमत भी ठीक है, हुकूमत भी एफर्ट कर रही है, आप कहते हैं जुडिशरी भी ठीक है, हुकूमत के पार्ट भी अपनी जगह पे कर रही है, आप कहते हैं सब भी ठीक है, तो फिर खराबी कहाँ पे है? हुकूमत के पार्ट पे ह्यूमन एरर हो सकता है। देखें ना, हुकूमत अगर कर रही है, ह्यूमन एरर हो सकता है। टाइमली अगर अपील फाइल करनी थी, नहीं हुई, हो सकता है ह्यूमन एरर और मिस हो गया, और लैप्स हो गया, उसका नुकसान हम सारे फेस कर रही होती। तो ये एक्शन जो ये चंद दिन पहले जो बिजनेसमैनों से मुलाकातें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है, तो ये वज़ीर-ए-आज़म को करनी चाहिए। अगर वो कर रही होती तो फिर उनको क्यों मतलब जाना पड़ता? उन्होंने जाके सारी सिचुएशन समझाई और उसके बाद उनको बावर कराया कि अब नहीं चलेगी आपकी बदमाशी, टैक्स देना पड़ेगा आपको, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, और मैं इसके लिए बाकायदा जो है ना कमेटियाँ बना रहा हूँ, पीछे मैं खुद हूँ और फोर्सेज होंगी, और उसके बाद देखें एक ही दिन के अंदर अंदर उसके कुछ रिजल्ट आए हैं।
तो मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत नाम की जो चीज़ नहीं होती ना, वही नुकसान पहुँचाती है। गवर्नर होता है, गुड गवर्नेंस नहीं होती, माँ होती है रियासत जैसी, लेकिन ये कैसी माँ है जो इस वक्त सियासत दूसरी निगरान हुकूमत की सूरत में कि वो बच्चों के साथ ये सलूक कर रही है। यार वो मर रहे हैं, बिल बुला रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और वो मतलब किसी और को आगे इंटरफेयर करना पड़ रहा है। कहने का मकसद ये है कि इनको खुद चाहिए करना, किसी को और को आना ना पड़े, लेकिन ये पता नहीं क्यों वेट करते रहते हैं। उसकी वजह है कि ये, जैसे मैंने बताया कि ये जो ख़ानदान 12 बताए हैं, इन्हीं का तो असर रसूख है हर जगह पे। क्या जुडिशरी पे असर रसूख नहीं है? क्या इनकी रिश्तेदारियाँ नहीं है? क्या फ़ौज में नहीं है? क्या सियासतदानों के अंदर नहीं है? तो मुझे जब बताएंगे जब ये सारा कुछ होगा टॉपिक की तरफ तो फिर क्या आना चाह रहा हूँ। एक बड़ा गलत इंप्रेशन बना कल जब ये मीडिया पे रिपोर्ट आई, उससे पहले जो था एक मरतबा फिर जो स्टे था उसको फिर आगे तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब उससे ये मसला बना, एक तरफ ये रिपोर्ट आ गई, उस तरफ स्टे आगे चला गया। तो आपके ख्याल में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट की तरफ से कोई वजाहत नहीं आनी चाहिए थी इस पर? नहीं, मेरा नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये रिपोर्ट आई है कल शाम के वक्त, कल दोपहर के वक्त। जी हाँ, कोर्ट वर्किंग होती है सुबह, उससे पहले स्टे हो चुका है, वो एक्सटेंड हो चुका होगा। सो मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये रिपोर्ट बाद में आई है और शायद उसी एक्सटेंशन के बाद आई है। शायद ये उसी एक्सटेंशन का रिएक्शनरी एक एक्ट है सही ऑन द पार्ट ऑफ समवन जिसने ये लीक की है, जानते बूझते हुए मीडिया को दी है, और जिसमें शायद स्टे ऑर्डर को उसकी वर्डिंग भी, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं पढ़ा, आपने अगर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, और मामला इतना भी सिंपल नहीं है कि सारा का सारा उठा के जुडिशरी पे फेंक दिया जाए। इस पे ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। ये मसला बड़ा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। हमारे मौजूद मेहमान जो इससे पहले सिकंदर बिलोची भी हमारे साथ मौजूद थे, और मैं माज़ खाऊँ हम रब्ता कर रहे थे कि शुगर के जो लोग हैं बराह रास्त जो इस बिज़नेस में मौजूद हैं, वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मामला इतना सादा भी नहीं है जितना कि बयान किया जा रहा है। पहली बात यह है कि स्टे जो है हुक्म इम्तनाई जो है, मेरा ख्याल है उसका सिस्टम, उसका मामला जो है ज़्यादा सादा होना चाहिए, ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए, और जब इस किस्म के मामलात हो जाएं तो उन पर भी गौर करना चाहिए कि जारी क्यों हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, क्यों कायम है। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की कमी कोताही जो है वो अपनी जगह पर है कि अगर ये में इम्तनाई मौजूद थे, कीमत बढ़ रही थी, आप इंटर कोर्ट अपील में जा सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आप शोर में जा सकते थे पहले, ना कि आप इंतज़ार करते रहते कि मीडिया एक बहुत बड़ा इसको एक मंजरनामा इसका पेश कर दे और फिर उसके बाद आप इस तरह की रिपोर्ट डाल के सब कुछ हाई कोर्ट पर डाल दें। मामला सारी जगहों पे मशकूक है। अल्लाह हाफिज़।